हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आ गए हैं। यूपीएससी सीएससी 2027 स्ट्रेटजी। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो लगभग आपके पास 27 मंथ्स हैं एंड इन 27 मंथ्स को हम सही तरीके से कैसे यूज़ करें जिससे कि हम अपना जो एग्ज़ाम है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना बीच में कहीं से भी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे। एंड 27 की स्ट्रेटेजी एंड 27 मंथ्स, व्हाट आर कोइंसिडेंस। ठीक है, चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है या जस्ट अभी आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 27 मंथ्स। मैं देखो एक चीज़ पहले ही बोल दूँ, यहाँ पे देखो ऐसा है ना, हमारे पास 27 मंथ्स हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 5 फेजेस रखे हैं। अब मैं पहले भी बोल देता हूँ कि अगले 3-4 महीने के बाद या 5-6 महीने के बाद अगेन मैं कोई और स्ट्रेटजी लाऊँ 27 के लिए। तो पहली बात, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो इसी पे स्टिक करना एंड मेक श्योर करिए कि यहाँ पे जो चीज़ें बताई है ना, प्लीज़ इसको आप फॉलो करिए। अगले 1-1.5 साल में बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोज़ आएंगी। आप हर स्ट्रेटजी वीडियो को मत देखिए, एक को देखो, अच्छे से देखो और उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। एंड ठीक है, चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 27 मंथ्स हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। तो यहाँ से मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर कोई आप में से 5 घंटे, बस 4 से 6 घंटे मान लेते हैं, कभी 6 घंटे, कभी 5, कभी 4 घंटे, अगर 5-6 घंटे कोई पढ़ लेता है रेगुलर बेसिस पे, उसका सिलेबस 2026 के एंड में ही कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम से 5-6 महीने पहले। तो यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैटर करेगी, वो है आपकी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, प्लीज़। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 5 फेजेस। देखिए मैंने क्या किया है इस बार, जो हमारा फेज़ 1 है 2 मंथ्स का होगा। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जाम को हम थोड़ा सा समझेंगे और जो हमारे बेसिक्स हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ा क्लियर कर दें। ठीक है, विद द बेसिक बुक्स। उसके बाद फेज़ 2 में क्या किया है, यहाँ पे मैंने रखे हैं 8 मंथ्स। बहुत सिंपल है, बिल्डिंग। क्या बिल्ड करेंगे हम यहाँ पे? बिल्ड करेंगे अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे अब हम उनको प्रिपेयर करेंगे, जो हमारे 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद फेज़ 3 में हमारा जो टारगेट रहेगा, देखिए यहाँ पे ना स्ट्रैटेजी का तरीका क्या होता है भाई। हमने देखा कि प्रीलिम्स है, मेंस है, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल भी है। ठीक है, सबसे पहले हम उन चीज़ों को कवर करेंगे जिनका ज़्यादा वेटेज है, जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हो गए। साथ में हम अपने ऑप्शनल को भी टारगेट करेंगे। ठीक है, तो जिससे कि हमारा एक अच्छा खासा फाउंडेशन बन गया। उसके बाद हम जंप करते हैं मेंस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में कि चलिए भाई हमारे कोर सब्जेक्ट्स तो हो गए हैं, अब जो अगले 7 मंथ्स होंगे, यानी कि फेज़ 3 में 7 मंथ्स रखे हैं, यहाँ पे हम मेंस को टारगेट करेंगे। देखो होता क्या है ना, ज़्यादातर लोग मेंस को टारगेट करते हैं प्रीलिम्स के बाद, तो वो एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद भाई हम ऑप्शनल का रिवीजन तो करें, आंसर राइटिंग तो करें, या मेंस का जो सिलेबस है उसको कवर करें। तो इसलिए आप लोगों के पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, तो कोशिश यही करनी है कि भाई हमारा प्रीलिम्स से पहले ही मेंस का सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स को कवर करने में ही टाइम लगता है। जो हमारे मेंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद हम फेज़ 4 की बात करेंगे। देखिए आपके पास इतना सारा टाइम है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, वो है रिवीजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोशिश करा है कि एटलीस्ट सिर्फ मेरे प्लान में ही, मेरे प्लान को ही अगर आप फॉलो करोगे तो कम से कम आप 4 से 5 बार रिवीजन कर लोगे। और ऑब्वियसली आपको और कोशिश करनी है कि 8 से 10 बार आपका रिवीजन हो जाए पर सब्जेक्ट एग्जाम से पहले, वो आप कर सकते हैं। तो फेज़ 4 पे मैंने क्या किया है, अलग से आप लोगों को टाइम दिया है रिवीजन का। और ख़ास बात क्या है कि हमारा यहीं पे सिलेबस हो जाएगा कवर। ठीक है, और लास्ट का जो फेज़ 5 है सिर्फ 3 मंथ्स का मैंने रखा है, जहाँ पर कि अगेन रिवीजन होगा, वो भी प्री ओरिएंटेड। कि भाई यहाँ पे हम मेंस की चीज़ों को एकदम साइड रख देंगे, जैसे आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, या मेंस के जो अदर जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनको साइड रख देंगे। सिर्फ प्री ओरिएंटेड यहाँ पे हम अपनी प्रिपरेशन को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये तो था एक ओवरव्यू। अब इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट, आई जस्ट नीड योर 5 मिनट्स। ठीक है, देखिए अभी रिसेंटली हमने 2026 एंड 2027 का बैच लॉन्च किया है एंड जो आपकी क्लासेस है मार्च अप्रैल से स्टार्ट होंगी। एंड ये एक नया बैच है विद स्पेशल फीचर्स। इससे पहले ये फीचर्स किसी भी बैचेस में अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं प्लान कर रहा हूँ, बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको काफ़ी मज़ेदार लगे। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले तो फुल जीएस कवरेज होगा वाया वीकली टारगेट्स। यहाँ पे आपको टारगेट्स दिए जाएंगे और उन्हीं टारगेट्स पे आपको टेस्ट दिया जाएगा जो कि आप मेरे को भेजेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे ये चीज़ मैंने ऐड करी है। देखो यार, पता है क्या है मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी है कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स, ठीक है, आप चाहे किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो या खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, नोट्स के पीछे सब परेशान है कि सर नोट्स बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मैंने आज ये चैप्टर पढ़ा है, इसके मैंने शॉर्ट नोट्स रेडी करे हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये सरदर्दी में मैं ले लेता हूँ। मतलब एक एस्पिरेंट पढ़ेगा भी, खुद के नोट्स भी बनाएगा, वो 3-4 घंटे लगा रहा है एक नोट्स को प्रिपेयर करने में। ऐसा करता हूँ कि मैं ही 6-7 घंटे लगाता हूँ, नोट्स को रेडी करता हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि एक सिंगल रिवीजन डॉक्यूमेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये एक नई चीज़ है, यानी कि चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल द जीएस विद PYQ इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे पॉलिटी है, तो पॉलिटी का हम मान लीजिए कोई भी चैप्टर ले लेते हैं जैसे फंडामेंटल राइट, तो उसके बहुत शॉर्ट नोट्स विल प्रोवाइड एंड उसमें ही PYQs, जितने भी हमारे 8-10 साल के PYQs हैं तो ऑब्वियसली वो उसमें कवर्ड होंगे और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी उसको अलग से एड ऑन के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी नोट में सब कुछ मेंशन किया जाएगा। यानी कि एक डॉक्यूमेंट एक चैप्टर का, दैट इज इट। खुद के नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो नॉट कंपलसरी, ठीक है। तो ये नई चीज़ है फॉर ऑल द जीएस, यानी जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हैं, मेंस के, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। दूसरी बात है लाइव मेंटरशिप, यानी कि जो जूम सेशंस होंगे, तो इसे बेसिकली कह सकते हैं प्रोग्रेस ट्रैकिंग सेशन। जो भी मैंने कहा ना कि आप लोगों को हफ्ते के टारगेट दिए जाएंगे, ये तो आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड करेंगे ही, लेकिन लाइव सेशन में भी इसको पूछा जाएगा आप लोगों से, ताकि जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग देख सकें। बिकॉज आप में से काफ़ी सारे लोग घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़्यादा एस्पिरेंट्स के टच में नहीं है, तो आइडिया लग जाता है कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, सामने वाली की कैसी चल रही है, कहीं ना एक वो माहौल मिल जाता है, ठीक है, जो कि मैं लूँगा, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने कहा है कि भाई आप मेरे साथ डायरेक्ट टच में रहेंगे एंड यहाँ पे जो वीकली टारगेट्स आपको दिए हैं, आप मुझे अपनी वीकली रिपोर्ट सेंड करोगे, इसको मैं गो थ्रू करूँगा एंड जो आप टेस्ट लगाओगे उसका स्कोर कार्ड मुझे भेजोगे, जिसके बेसिस पे मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसके बाद है कंप्लीट आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं। इतना मैं बोल सकता हूँ कि आंसर राइटिंग का मैंने सिर्फ इतना प्लान किया है कि जो सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे या जो आपको तरीका बताया जाएगा, उसके अलावा आपको आंसर राइटिंग के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि भाई ठीक है, ये सेशंस हैं और ये इसके सैम्पल नोट्स हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली जो हमारा जीएस है उसमें तो कवर्ड हो गई, लेकिन अलग से भी मैं आंसर राइटिंग स्पेसिफिक आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा सब्जेक्ट बेसिस पे एंड ऑब्वियसली टॉपर द्वारा ही किया जाएगा, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग का जो डर होता है ना वो परमानेंटली ख़त्म हो जाए, ठीक है। और ये चीज़ है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, यानी कि अब मान लीजिए अगर कोई 26 में अटैम्प्ट देता है या 27 में अटैम्प्ट देता है, तो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, आखिरी के 2-3 महीनों में 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूपीएससी बार बार पूछता है, जो बार बार रिपीट होती हैं, उन पे लेक्चर्स होंगे। हर लेक्चर 1-1.5 घंटे का होगा, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड इससे आपका कह सकते हो एक रिवीजन हो जाएगा। नॉट जस्ट प्रीलिम्स, इसमें मेंस भी थोड़ा इंक्लूडेड होगा, बट हाँ कह सकते हैं कि 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं बाकी, CSAT, एथिक्स, एसए, वो जब मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो सब प्रोवाइड करते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं विच आई फील कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। बहुत सिंपल है, जो इंटरेस्टेड है आप अपना नेम एंड कॉलिंग नंबर, ठीक है, इस नंबर पे आप अपना नेम एंड कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप करिए, ठीक है। एंड यहाँ से फिर टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आगे जो भी डिटेल्स हैं वो आपको बता देगी, आपके साथ शेयर कर देगी, ठीक है। दैट्स इट। थोड़ा सा ये बताना था बिकॉज आप में से काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमको बैच के बारे में आइडिया नहीं है, हमको बैच के बारे में पता नहीं है कि बैच कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हो गया, ये सब उनके लिए था, ठीक है। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अगेन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया मैं मैं थोड़ा सा, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो बेशक आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो आपको अगर कोई जैसे काफ़ी सारे बोलते हैं सर आपसे कनेक्ट होना है, आपको मैसेज करना है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नेम एंड ये मेरा यूज़र नेम। तो अगर आपको कुछ शेयर करना है, कुछ आपको मुझे सजेशन देना है, कुछ भी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा पब्लिक ऑफिशियल
टेलीग्राम है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगी, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड बाकी मेरी वेबसाइट है, न्यूज़पेपर नोट्स हम पोस्ट करते हैं, सारे एनसीईआरटी के नोट्स 6 to 12 हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी डले हैं, आप विजिट कर सकते हैं। एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इन्फॉर्मेशंस या कह सकते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सिलेबस PYQs भी हमने थोड़ा सा पोस्ट कर रखे हैं, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरी मेन सोशल मीडिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं वापस मुद्दे पे। सॉरी फॉर दैट बिग ऐड, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है बतानी ज़रूरी होती हैं। अब कोई ऐड नहीं आएगा, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि भाई हमारे पास 27 मंथ्स हैं, हमने हर मंथ मतलब हर फेज़ में अलग अलग अपना टाइम को डिवाइड किया है। अब देखो यहाँ पे ना यार, मैंने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा है, बिकॉज आई नो आप में से काफ़ी सारे हैं जो कॉलेज गोइंग पर्सन है। आप अप्रैल मई में थोड़ा व्यस्त हो जाएंगे एग्जाम के चलते, फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में बिजी हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ये फेजेस को थोड़ा बड़ा रखा है। ये मत सोचना कि यार इतना ज़्यादा टाइम क्यों, इसलिए दे रखा है बिकॉज आई नो आपके एग्जाम्स हैं। मैं नहीं चाहता कि मैंने यहाँ पे जस्ट एक स्ट्रेटजी बना दी और फिर आपको फॉलो करने में दिक्कत आए। देखो कुछ नहीं है, 2 महीने अभी भी आपके पास, फेब के कुछ डेज बचे हैं, फेब मार्च अप्रैल कह सकते हो। आपने क्या करना है इन 2 मंथ्स में, यानी कि ये जो हमारा फेज़ 1 है, ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले सिलेबस हमारी वेबसाइट पे भी डाला है, सिलेबस को डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो, अपने पास रखो, उसको थोड़ा गो थ्रू करो, समझो, थोड़ा सा गूगल पे जाइए, और बहुत लोगों ने PDF डाल रखी हैं, सिलेबस को खोला हुआ है, सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, हो सके थोड़ा थोड़ा याद कर लो। ये सबसे पहला आपने काम करना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपके 2 महीने हैं, आप 3-4 दिन का टाइम ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, PYQs। आपने PYQs की प्रीलिम्स प्लस मेंस की आपने बुक बाई करनी है, ठीक है। अमेजोन से आपको मिल जाएगी, प्रीलिम्स के लगाती है, मेंस के लगाती है, बाय करिए, गो थ्रू करो। नहीं आएंगी बहुत सारी चीज़ें समझ में, चिंता मत करो, बस करो, जितना बोल रहा हूँ बस उतना फॉलो करो। देखो कि यार कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, प्रीलिम्स में कैसे आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उठाओ उसको, पॉलिटी, इको, मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी है उठाओ, देखो, समझो, आएंगी चीज़ें, आएंगी धीरे धीरे समझ में। एक दिन में किसी को नहीं आता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन थोड़ा समझ में आएंगी, थोड़ा आप समझोगे कि यार यूपीएससी किस लेवल का एग्जाम है, किस तरीके का एग्जाम है। अपने आप को वो रियलिटी चेक कराना बहुत ज़रूरी है कि भाई जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ या जिस एग्ज़ाम को मैं टारगेट कर रहा हूँ वो कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। तो वो जो प्रिपेयर्डनेस है ना मेंटल की, तो वो आपको डे 1 से रखनी है। उसके बाद आता है, ठीक है, ये आपने कर दिया, चलिए मैं इसको, देखो ये ऐसी एक्टिविटीज़ है ना जो आप थोड़ा सा वो कर सकते हो। क्या मतलब, ऐसे नहीं कि आप सिलेबस खोल के बैठ गए 8-10 दिन, मतलब इन तीनों को साथ में लेके चल सकते हो कि चलो 2-3 घंटे सिलेबस को देख लिया, 2-3 घंटे PYQs को देख लिया। अब यहाँ पे फेज़ 1 में जो आपके पास 1-2 महीने हैं, यहाँ पे आप क्या करोगे, NCERTs, ठीक है। NCERTs में देखो अगेन NCERTs बहुत सारी बुक्स हैं, मैं आपको क्या बोलूँगा, एक मिडिल पाथ जो 6 to 10 की NCERTs हैं, आप इनके नोट्स पढ़ लीजिए, अगेन हमारी वेबसाइट पे सारे डले हैं। उसके बाद जो 11th क्लास की जो NCERTs हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 11th क्लास की NCERTs को आप बाय करके उनकी रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। 12th ऑप्शनल है, तो नोट्स पढ़ लो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका 2 महीने का काम होना चाहिए, कुछ नहीं, बस इनको पढ़ना है, कोई करंट अफेयर्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यही आपका 2 महीने का टारगेट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपने वो पिछले 2 महीनों को अच्छे से किया होगा ना, अब आपको थोड़ा चीज़ें समझ में आएंगी। क्यों? क्योंकि भाई NCERTs इनकी आपने पढ़ी थी, थोड़े से आपके बेसिक्स क्लियर हैं, नाउ यू नो समथिंग अबाउट दीज सब्जेक्ट्स, एंड आपने PYQs भी गो थ्रू करें, तो आप समझ पा रहे हो कि यार मॉडर्न हिस्ट्री से ना ऐसा क्वेश्चन आया था, या पॉलिटी से ना इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, अच्छा इको से यार बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, अच्छा ज्योग्राफी से यार मैंने देखा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए थे, अरे बड़े फैक्चुअल भी थे। ये चीज़ होती है, आप कनेक्ट कर पाओगे कि ठीक है चलो पूरा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग जाएगा, है ना। अब है आपका फेज 2 8 मंथ्स का, बहुत सिंपल है। करंट अफेयर्स अभी पिक्चर में नहीं है, भूल जाओ अभी करंट अफेयर्स को, सब चीज़ें साइड रखो, नोट मेकिंग कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर्स का मैं एंड में बताऊंगा, कुछ नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए कि भैया 8 महीने 4 कोर सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ओनली पेपर 1, ठीक है। यू डोंट नीड टू गो फॉर बोथ पेपर्स, एक पेपर, दैट्स इट, इतना टारगेट। आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत आसान है, यार ये तो ऐसे ही हो जाएगा, होने दो, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कोर सब्जेक्ट्स
एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपका है, इससे पहले जो हमारा फेज़ 1 था उसमें आप ऑप्शनल को थोड़ा सा फाइनलाइज करने की कोशिश कर सकते हो, थोड़ा सोच सकते हो मेरा कौन सा ऑप्शन होगा। अगर हो गया आपका रेडी तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको टारगेट कर सकते हो, वरना थोड़ा सा 1-2 महीने का टाइम और लेके आप उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे आपके पास 8 मंथ्स हैं, आप यहाँ पे टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आप देखो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे पॉलिटी से स्टार्ट करना है, कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं ज्योग्राफी मेरा फेवरेट है, आप ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हो। आप कहते हो यार मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है, आप हिस्ट्री को सबसे आखिरी में लेके जा सकते हो। कुछ भी जो मन है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि बहुत से बोलते हैं अरे यार पॉलिटी से स्टार्ट करो, अरे इको से स्टार्ट करो। नो नीड, पढ़ाई होनी चाहिए, मोमेंटम बनाना है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ भी उठाओ। टाइम यहाँ पे आपके पास 8 मंथ्स हैं, हर सब्जेक्ट को आप 2 महीने का टाइम दे सकते हो। जो आपका इंटरेस्ट है जिसमें, या फिर आपको जो इजी लग रहा है, आपने कहा 45 डेज में कवर हो गया, ठीक है, 15 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए। जो कोई सब्जेक्ट आपका वीक है या जो आपको लग रहा है टफ है, आप उसको 15 दिन एक्स्ट्रा दे सकते हो। तो यहाँ पे एक एवरेज कह सकते हैं कि 2 मंथ्स आपने दिए हर एक सब्जेक्ट को। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना बस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपकी टाइमलाइन, ठीक है, 8 मंथ्स की टाइमलाइन है ये। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई मैंने पहले हिस्ट्री करा, फिर पॉलिटी करा, फिर इकोनॉमिक्स करा, फिर ज्योग्राफी करा। मैं इतना बोलूँगा कि देखिए जो पहला सब्जेक्ट है ना, इसको कम से कम टाइम देने की कोशिश करना। ये नहीं कि इसको 2 मंथ्स दे रहे हो, कोशिश करना कि यार 40 या 45 डेज में कवर हो जाए। क्यों? जब ये कवर हो जाएगा उसके बाद ये जो सब्जेक्ट होगा सेकंड वाला, इसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपने डेली बेसिस पे रिवीजन का टाइम देना मैंडेटरी। अगर नहीं दोगे, आपने सोचा हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, इको पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, और उसके बाद मैं अब हिस्ट्री उठाऊंगा फॉर रिवीजन, भूल जाओगे। दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक एनीवन कैन डू। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ठीक है पॉलिटी पढ़ा, इसके बाद जब इको उठाओगे कोशिश करना कि थोड़ा और ज़्यादा मैं टाइम दूँ। क्यों? क्योंकि अब हिस्ट्री को आप पढ़ोगे वीकेंड्स में, और पॉलिटी को आप जो वीकडेज हैं आपके 4-5 दिन थोड़ा थोड़ा टाइम वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, और लास्ट में जो सब्जेक्ट होगा इसको कोशिश करना है कि थोड़ा और मैं ज़्यादा टाइम दूँ। थोड़ा और का मतलब ये नहीं है, देखो आपके पास प्रॉपर यहाँ पे 8 मंथ्स हैं। अगेन आई एम सेइंग ये फिक्स नहीं है 8 मंथ्स। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को 2 महीने देने की ज़रूरत नहीं है बेसिक्स में, आप वहाँ पे 1 महीना कम कर सकते हो। इस फेज़ को आप 10 महीने का टाइम दे सकते हो, 1-2 महीने ऊपर नीचे चल सकते हैं। डू नॉट वरी अबाउट दिस। ठीक है, इस तरीके से आपका कोर सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल बहुत सिंपल है। ऑप्शनल का इसको मैं कहता हूँ 5 डेज आप करो सिलेबस कवर, ठीक है, और जो बाकी 2 दिन है उसमें करो रिवीजन। सिंपल। तो 7 डेज को ब्रेक करिए 2 पार्ट्स में। 7 के 7 दिन मत पढ़ना ऑप्शनल। मैं तो फिर भी कहता हूँ 4-5 दिन पढ़ो ऑप्शनल, 1-2 दिन करो रिवीजन, हो सके 1 दिन मत पढ़ो। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको क्या करना है यार, देखो स्टार्टिंग का जो ये 8 मंथ्स है, मैं अगेन फिर से बोलूँगा, जिन्होंने 8 मंथ्स को सही से यूटिलाइज कर दिया, अगर जिन्होंने ये 8 मंथ्स को सही से यूटिलाइज कर दिया, वो टॉप 90% में आ जाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, यानी कि उनका एग्ज़ाम निकालने के जो चांसेस हैं वो 90% हो जाएंगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन जिन्होंने ये 8 मंथ बर्बाद कर दिए, फिर तो मतलब पूरा प्लान ही फेल हो गया ना। फिर अब आपको मेरी अगली स्ट्रैटेजी का वेट करना पड़ेगा। दैट विल बी 24 मंथ स्ट्रैटेजी, 2 साल की स्ट्रैटेजी, वो भी नहीं फॉलो होगा। फिर 20 महीने की स्ट्रैटेजी। अब आप खुद लगा लीजिए यहाँ पे जो आपके पास जो लग्जरी है 8 मंथ्स की, तो क्या लगता है आपको, जब हमारे पास 17-18 मंथ्स होंगे प्रिपरेशन के लिए, क्या यहाँ पे 8 मंथ्स होंगे आपके पास? नहीं, फिर तो होगा कि भाई 6-7 महीने आपके पास। यहाँ पे जो लग्जरी आपके पास 2 महीने का टाइम एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है। आने वाले टाइम में अभी जैसे 26 की स्ट्रैटेजी है, कितने 14-15 मंथ्स की स्ट्रैटेजी, कहाँ उनके पास टाइम भाई, उनको 1-1 महीने का टाइम है उनके पास, दैट्स इट। ये चीज़ समझिए, इट्स ऑल अबाउट रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, चलिए, आई होप आप समझ रहे होंगे। इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है इस फेज़ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, एक और चीज़ है, वो टेस्ट कब लगाना है, कितने लगाना है, ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा। आई वॉन्ट टू कीप इट एज सिंपल एज आई कैन। ठीक है, चलिए जी, आपने कर लिया अपने कोर सब्जेक्ट्स कवर। सवाल आए होंगे कि यार एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक का कुछ बता ही नहीं, क्या करें उसका? बताते हैं उसका क्या करना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हैं 7 मंथ्स, जैन से लेके जुलाई, यानी कि ये साल आपने ऑप्शनल का एक पेपर कर दिया और अपने कोर्स सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, सिलेबस PYQs ये सब चीज़ें कर ली। हाँ, अब ये चीज़ें देखो मैंने उसमें फेज़ में बताई नहीं है, लेकिन जब हिस्ट्री आप पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री के PYQs को एनालाइज करना। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो अब हिस्ट्री के PYQs को सॉल्व करना है और पॉलिटी के PYQs को एनालाइज करना है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो जो रेगुलरली वीडियोज़ देखते हैं उनको पता होगा। ठीक है, 7 मंथ्स में क्या करें, कैसे टाइम को डिवाइड करें? बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे
आपके हाँ ठीक है, देखिए एथिक्स होता है 250 मार्क्स का। तो एथिक्स को ये मत सोचना कि एथिक्स को यार मैं 15 दिन में निपटा दूंगा, निपटाना नहीं है। पता चला मेंस में एथिक्स ही हमको निपटा रहा है, समझ रहे हैं, निपटाना नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी रैंक पुश करेगा। एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल, यही है जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हमारे मेंस में, ठीक है। क्या करना है, अब आपने जीएस को अच्छे से पढ़ लिया, एग्जॉस्ट हो चुके हैं ढंग से, अब आना है एथिक्स पे। 1 महीना बहुत है, 1 मंथ, बड़े प्यार से एथिक्स हो जाएगा कवर। उस 1 महीने में कुछ करने की जरूरत नहीं, रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड को रिलैक्स रखो। चलो भाई ठीक है, 1 महीना मैं आराम से एथिक्स पढ़ूंगा, सारी चीज़ें साइड कर दो, ठीक है। उसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर एंड आईआर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है 7 मंथ्स, ठीक है। अब ये जो टाइम है ना आपका, ठीक है, एथिक्स को आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, इन सब्जेक्ट को आप टाइम दे सकते हो 20 डेज़ का, कि ठीक है आर्ट एंड कल्चर को मैंने 20 डेज़ दिए, आईआर को मैंने 20 डेज़ दिए, बिकॉज अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, इसलिए हल्के में नहीं ले सकते। इंटरनल सिक्योरिटी मेंस पर्सपेक्टिव से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, गवर्नेंस से भी मेंस, ये दोनों मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है। तो अब इन 4 ब्लॉक्स को आप आराम से 2-3 महीने का टाइम दे सकते हो, बड़े आराम से 3 महीने का टाइम दे सकते हो, ठीक है। 3 महीना और एक यहाँ पे 4 महीना हो गया। अब आपके पास 3 महीने बचे हैं। देखो 2 ऑप्शन हैं आपके पास, अगर आप चाहो कि ये जो हमारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं इनको लंबा खींचना चाहो, खींच सकते हो। साथ में आपको कोर सब्जेक्ट्स को फिर डेली बेसिस पे रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं इनको ऐसा करता हूँ ना, इनको ज़्यादा टाइम देता हूँ और अगले 3-4 महीने में, 4-5 महीने में इनको अच्छे से कवर कर दूंगा, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अलग से जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं इनको आप 15 डेज़ का टाइम दे सकते हो रिवीजन का पूरा, ठीक है। क्योंकि फिर जब ये ऊपर के सब्जेक्ट्स आपके कवर हो चुके हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे भाई आपने कहा कि ठीक है एथिक्स के बाद मैंने कहा, आपने कहा कि मैं आईआर पढ़ रहा हूँ, तो आईआर के साथ आप पॉलिटी लेके चल सकते हो। जब आप आर्ट एंड कल्चर चल रहे हो तो वहाँ पे आप हिस्ट्री का रिवीजन लेके चल सकते हो। उसके बाद आप मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी लेके चल रहे हो, वहाँ पे आप इकोनॉमिक्स लेके चल सकते हो। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। इन शॉर्ट आपके पास ये जो 7 महीने हैं तो उसमें आपको अपनी ये मेंस के जो ये मेजर ब्लॉक्स है, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, ये कवर करने हैं। साथ में जो आपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं इनका एक एक बार कम से कम फिर से रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। आप डिवाइड कर सकते हो कि ठीक है भाई मेरे पास 6 मंथ्स हैं, मतलब इसको हटा के, तो ऐसा करता हूँ मैं 1 मंथ या 40-45 डेज पर सब्जेक्ट को दूंगा रिवीजन के लिए डेली बेसिस पे। तो 1-1.5 घंटा आप दोगे तो बात बन जाएगी। अगर 1-1.5 घंटा आप जैसे रिवीजन को देखो, जीएस कोर सब्जेक्ट्स को, बाकी इनको 2-3 घंटे डेली बेसिस पे दोगे तो दैट विल बी फाइन। और यहाँ पे फिर आपको ज़्यादा टाइम देना है ऑप्शनल को, ठीक है। यानी कि कोशिश करना है कि मैक्सिमम टाइम आपको ऑप्शनल को देना है, क्योंकि एक तो ऑप्शनल को आपका जो पेपर 2 है वो कवर हो जाना चाहिए आपका जुलाई तक, और साथ में आपने पेपर 1 का रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपको लग रहा होगा कि टाइम यहाँ पे तो यार बहुत ज़्यादा दे दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल था इसलिए मेरे को थोड़ा सा ही जो फेजेस को बड़ा रखना पड़ा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि जुलाई में या मैक्स टू मैक्स अगस्त में, या चलो मान लो सितंबर में आपका ऑप्शनल डन हो जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि 20 या 25% एस्पिरेंट्स होते हैं जो ऑप्शनल को अपना दिसंबर से पहले कवर करते हैं, ठीक है। अभी आपका 25 चल रहा है, पूछ लीजिए आप किसी से भी जो अभी 25 में अटैम्प्ट देने वाले हैं कि भैया आपका ऑप्शनल कितना कवर है। अभी भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनका 100% तो दूर की बात है, 70 या 75 भी कवर नहीं होगा, और अभी आपका फैब भी ख़त्म होने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्लान को सिस्टमेटिक वे में फॉलो करोगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करोगे, रेगुलर रहोगे, तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप ये फेज़ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। यानी कि इस फेज़ में हमने 3 चीज़ों पे अब यहाँ पे हमारा मेजर फोकस है, आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑफ मेंस, ऑप्शनल पेपर 2 कंप्लीट करना, साथ में पेपर 1 को रिवाइज करना, एंड यहाँ पे आता है आपका जो है कोर सब्जेक्ट का रिवीजन। मैं फिर भी आपको ना थोड़ा सा आसान बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं कि ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एथिक्स को मैंने कहा कि 1 महीना आप दे दीजिए। मान लीजिए आपने कहा आर्ट एंड कल्चर में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर को आपने डेली बेसिस पे 2 आवर्स का टाइम दिया, फिर आपने कहा मैं यहाँ पे मैं हिस्ट्री को लेकर चलूँगा 1 महीने, या फिर 1 महीने कम से कम इसको हिस्ट्री को रिवाइज करूँगा, तो हिस्ट्री को भी आप यहाँ पे 1 आवर का टाइम दे सकते हो। फिर ऑप्शनल यहाँ पे जो आपका पेपर 2 है,
ठीक है, उसको भी आपको कम से कम 2 आवर्स का टाइम देना है, ठीक है। तो 5 घंटे ये हो गए, और उसके अलावा फिर आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें डेली बेसिस पे जो आप पढ़ रहे हो, आर्ट एंड कल्चर, ऑप्शनल, इनको भी रिवाइज करोगे, और साथ में PYQs को गो थ्रू करना हो गया, है ना। एंड उसके बाद अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो या थोड़ा करंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको अप्रैल में से करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट कर देना है, तो जो रिमेनिंग टाइम है आप वो चीज़ें कर सकते हो, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इस तरीके से आप अपना एक रूटीन सेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं फेज़ 4 में। अब देखिए, अब सिचुएशन क्या है, देखो लास्ट में ना मैं एक समरी भी आपको बताऊंगा, ठीक है, यानी कि मैं एक टाइमलाइन में समझाऊंगा ये सारे फेजेस को, जिससे कि जो भी हमने इस वीडियो में देखा है आप कनेक्ट कर पाएँ, उसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। देखिए फेज़ 3 तक सिचुएशन क्या थी, यानी कि जुलाई तक हमने अपने कोर सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है, ऑप्शनल कवर हो चुका है, मेंस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं। बचे क्या हैं, अब बच्चे हैं छोटे मोटे सब्जेक्ट्स, मतलब छोटे मोटे सब्जेक्ट्स नहीं, थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स, जैसे कि एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। अब क्या करना है, अब आपके पास 7 महीने, बहुत सिंपल है। 1 महीना आप दे दो एनवायरनमेंट को, 1 महीना दे दो आप अपने साइंस एंड टेक को, ठीक है। इन 2 महीनों में देखो, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यार 1 महीने में नहीं हो पा रहा है, बिकॉज अगेन आई एज्यूम आप में से काफ़ी सारे लोग उस टाइम में फाइनल ईयर में हो सकते हैं कॉलेज के, तो शायद 1 महीने में, है ना, थोड़ा सा आपको लगे कि यार चैलेंजिंग है, आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, यानी कि इन दोनों को आप 3 मंथ्स का टारगेट भी दे सकते हो, 3 महीने भी दे सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ ऐड करनी है, वो है ऑप्शनल का रिवीजन, ठीक है। ये जो अगर 2 से 3 मंथ्स की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप ऑप्शनल का रिवीजन भी करेंगे, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक भी पढ़ेंगे। इस टाइम पे कोर सब्जेक्ट्स को साइड रख दो, छूने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तभी आपको 7 मंथ्स दे रखे हैं, यानी कि 3 महीने अगर आपने यहाँ पे यूटिलाइज कर दिए सही से, इस टाइम पे आपको इन कोर सब्जेक्ट्स को छूने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो आपके पास 4 महीने बचेंगे, ठीक है, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपने इनको कवर किया, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, एक एक महीना दबा के आप जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को अच्छे से रिवाइज करेंगे। साथ में डेली बेसिस पे या वीकेंड्स में अब आप टाइम दोगे एनवायरनमेंट प्लस साइंस एंड टेक का रिवीजन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है। आई होप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। देखो ये प्लान ना सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, 2 चीज़ें हैं, अगर आप रेगुलर हैं, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, फॉलो करने में भी आसानी होगा, बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, बहुत टफ हो जाएगा ये प्लान, मतलब फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। ये जरा एक सिनेरियो समझते हैं कि भाई मान लीजिए कि मैंने कहा ये 7 महीनों आपको ये करना है, मान लेते हैं कि अगर आप 1-2 महीने यूटिलाइज नहीं कर पाए, हमने प्लान किया था कि अगस्त से हम अपना एनवायरनमेंट को करेंगे, साइंस एंड टेक को कवर करेंगे, लेकिन आप नहीं कर पाए किसी कारणवश, एग्जाम का प्रेशर हो सकता है, कोई वर्किंग पर्सन हो, तबीयत खराब हो गई, अब सिचुएशन क्या होगी कि भाई मुझे 5 महीने में ये सब कवर करना है, क्या होगा, ये जो टाइम है मेरे पास रिवीजन का, शायद ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ऑप्शनल को जो मैंने रिवाइज़ करना है यहाँ पे, फिर या तो मेरे को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, अगेन मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी हो जाएगी, पूरा गेम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आप आज जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्लान बनाया है, ये मैं ही नहीं कर रहा, यूनिवर्सल प्लान है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि इसी पे ही स्टिक करना है, इस तरीके से आपको लेकिन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। कुछ चेंजेस आप कर सकते हो, कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, बट कुल मिला के इस तरीके का ही आपको प्लान सेट करना है, ठीक है। चलिए, तो 7 मंथ्स में आपका इस तरीके से रहेगा। देखो यहाँ पे फेज़ 1 में, फेज़ 2 में हमने कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ा, ठीक है, फेज़ 1-2 में ही हमने रिवीजन करा, फेज़ 3 में भी रिवीजन करा, फेज़ 4 में भी रिवीजन किया है, ठीक है। अब लास्ट वाला जो फेज़ आता है उसमें तो रिवीजन ही करना है हमको। तो जो आखिरी के 3 महीने हैं, तो देखो इन 3 महीनों में क्या करना है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। इन 3 महीनों में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इन 3 महीनों में जैसे मैंने बोला, रिवीजन, प्रैक्टिस, PYQs, ठीक है, बस जो भी आपने पिछले 24 मंथ्स में पढ़ा है, प्री ओरिएंटेड जो हमारे 6 मेन सब्जेक्ट्स हैं, है ना, एंड साथ में थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर, थोड़ा बहुत IR, बस आपने उनको रिवाइज करना है। अब 3 महीने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये बहुत बात की बात है। अभी 3 महीने को भूल जाओ, फेज़ जो 5 है इसको अभी भूल जाइए, अभी आपके मतलब का नहीं है। स्टार्टिंग के जो 2-3 फेजेज़ हैं ये आपके मतलब के हैं, तो आप इनको स्टिक करिए, इन पे स्टिक करिए, ठीक है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर से, अब मैंने जैसे कहा था ना कि मैं आपको एक टाइमलाइन बताऊंगा
ठीक है। लेकिन उससे पहले ना ये चीज़ मैं कवर करना चाहता हूँ, फिर लास्ट में हम टाइमलाइन को अच्छे से समझेंगे, उसको एक बार आपको उसकी समरी दे दूंगा कि हमने वीडियो में क्या देखा क्या सुना, ठीक है। वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आया है तो हार्ट दे दीजिएगा, ठीक है। देखो वीडियो को बनाने में एफर्ट तो बहुत लगता है ना। पीपीटी को थोड़ा रेडी करने में आज टाइम बहुत लग गया था, बहुत सोचना पड़ता है। होता क्या ना यार कि ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रेटजीज बहुत टाइम से बनाते आया हूँ, बट लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यार 27 मंथ्स हैं ये ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, नहीं, सोचना पड़ता है। एक एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है कि जैसे फेज़ 2 था कि यार फेज़ 2 8 महीने का, पहले मैं ज़्यादा रख रहा था, फिर मैं ज़्यादा रखूँगा तो खींच जाएगा, कम रखूँगा तो अप्रैल मई में फिर एग्ज़ाम्स हैं, कॉलेज वाले होंगे ज़्यादातर, फिर नवंबर दिसंबर में वो प्रैक्टिकल्स का और एग्ज़ाम्स फिर से होंगे, तो वहाँ पे दिक्कत होगी। एक एस्पिरेंट जो कॉलेज में है वो 5-6 घंटे पढ़ पाएगा, और एक दिन में वो 3-4 घंटे अगर एक जीएस को देता है तो चलो 30-40 डेज में वो कवर कर लेगा, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सब सोचना पड़ता है, तब जाके स्ट्रैटेजी बनती है। ऐसा नहीं है कि वो रटा है कि भाई सीधे जो मन में आप बोल दिया, क्योंकि मंथ्स मैटर करते हैं। 15 महीने, 20 महीने, 25 महीने, एग्ज़ाम कब है, किसको हम टारगेट कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो कहने मतलब ये कि इसको बनाने में टाइम काफ़ी लगा और आपको कमेंट करने में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। आई विल रियली अप्रिशिएट इट। चलिए थोड़ा इनको समझता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊँगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। सिंपल, करंट अफेयर्स का क्या करें, बहुत सिंपल सी बात है। अभी से अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या आप किसी का एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रॉपर करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हो कि करंट अफेयर्स में भाई एकदम मजबूत हो जाऊं मैं, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2026 जैन से लेके आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, मंथली मैगजीन। हालांकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज देखो यूपीएससी ने कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दे रखी है कि 1 साल का हम पूछेंगे, 1.5 साल का भी पूछ सकते हैं, 2 साल का भी पूछ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे। वरना आप अगर आपको लगता है कि थोड़ा लोड ज़्यादा है तो आप टू बी ऑन अ सेफर साइड अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, टिल मई। मतलब उसके बाद तो भाई जब तक आपका एग्जाम चल रहा है वो तब तक आपको करना है। इसकी कोई ऐसा नहीं कि कब तक पढ़ूँ मैं, 27 में एग्जाम है, अप्रैल तक पढ़ूँ मैं, फिर तो आपको पढ़ना है जब तक एग्जाम नहीं निकलता, ठीक है। 27 को अगर 27 वालों को 26 जैन से, और थोड़ा और डीप में फोकस वो अप्रैल से कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हफ्ते में जो भी आप पढ़ रहे हो 100 MCQ का टेस्ट लगाना है, ठीक है। जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो, ज़्यादा कुछ नहीं, 5 क्वेश्चंस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। PYQs की बुक्स हैं, टॉपर्स के आंसर शीट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, कमी नहीं है, ठीक है। आंसर राइटिंग भी इसी में मैंने मेंशन कर दिया, बस बहुत है, ठीक है। अब देखो आंसर राइटिंग के ना यार 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग में क्या होता है ना, देखो एक तो नॉलेज होता है, ठीक है, एक होता है स्किल, ठीक है। नॉलेज आपको जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हो क्वालिटी है, नॉलेज आपको मिलेगा। स्किल के लिए देखो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको कुछ वीडियोस मिल जाए यूट्यूब पे, हालांकि मैं भी एक सेशन लाऊंगा आने वाले टाइम में, थोड़ा सा प्लान करना होता है, टाइम नहीं बन पाता है, लेकिन आई थिंक काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको पैटर्न समझना है, ठीक है, कि क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से मुझे क्वेश्चंस को समझ के उनको टैप इन करना है, फिर आंसर करना है, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है अपने दबा के। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं जो आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सी सेट का देखो अगेन, देखो सी सेट क्या ना, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे आंसर राइटिंग में वैसे हर हफ्ते में आप एक एस्से को भी टारगेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेली बेस पे आंसर राइटिंग करते हैं, मैं नहीं उसको रिकमेंड करता। डेली वाली एक्टिविटी को हम सिर्फ जीएस रिवीजन या PYQ के लिए छोड़ दें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए आप या तो वीकेंड्स में या संडे को आप टारगेट कर सकते हो। सी सेट के लिए देखो ये बहुत वेरी करेगा। अगर आपको लगता है मेरा सी सेट बहुत वीक है, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा वीकेंड्स में करो, ठीक है। अभी से करने की ज़रूरत नहीं है, 2025 में आपको ज़्यादा छूने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो 2025 में आप जैसे PYQ की बुक बाय कर सकते हैं, और उन पर जो PYQs हैं यूपीएससी के वो सॉल्व रहते हैं, तो आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी वीकेंड्स में करो। 2026 जब आएगा तो फिर वहाँ पे आप हफ्ते में 3-4 दिन का टाइम दे सकते हो। बस सी सेट में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, 6 to 8 मंथ्स का आप टारगेट रख सकते हो, और वहाँ पे आप अपना प्रैक्टिस करके सी सेट को भी कवर कर सकते हो, ठीक है। एंड रिवीजन का तो देखिए मैंने बहुत बार बोला है, हालांकि स्ट्रैटेजी में तो रिवीजन अच्छे से कवर हो ही चुका है, लेकिन फिर से मैं बोलूँगा, देखो रिवीजन का ना मैं एक चीज़ इतना बोलूँगा,
दो तरह के रिवीजन होते हैं, रूटीन बेस्ड एंड रिक्वायरमेंट बेस्ड। रूटीन बेस्ड का तो बहुत सिंपल है कि भाई ठीक है, मेरे को रूटीन बेस्ड में डेली जो पढ़ा, वीकली जो पढ़ा, मंथली जो पढ़ा, करना है रिवीजन, दैट्स इट, ये मैंडेटरी है। चाहे अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसमें कमज़ोर हूँ वीक हूँ, डजेंट मैटर। दूसरा होता है रिक्वायरमेंट बेस्ड। ठीक है, रिक्वायरमेंट बेस्ड का मतलब क्या है? अब आपने देखा कि पिछले 3 महीने में मैंने हिस्ट्री पढ़ा और पॉलिटी पढ़ा, ठीक है। अभी ये मैं देखूंगा कि यार मॉडर्न हिस्ट्री तो मेरे को याद है, मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट्स कंसेप्ट एकदम सब बढ़िया क्लियर है, यार एंशंट भूल रहा हूँ मैं, एंशंट दिमाग में जा रहा है जल्दी, ऐसा करता हूँ एंशंट को उठाऊंगा रिवीजन के लिए। ये है रिक्वायरमेंट बेस्ड रिवीजन, यानी कि आपको अपने पास्ट को या जो भी आपने टारगेट्स कवर किए हैं उनको रेगुलर बेसिस पे गो थ्रू करना है। भूल तो नहीं रहा हूँ मैं। रिवीजन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को मैं लंबे समय तक याद रख पाऊँ, दैट्स इट। मैं भूलूँ ना कोई चीज़ जो मैंने पढ़ी है, दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ रिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लोग नोट्स मेकिंग के बारे में बोलते हैं। नोट मेकिंग ना यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक इशू है। मैं फिर भी इतना बोलूँगा, जल्दबाजी मत करना। कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन नोट्स बनाओगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उन पे नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम प्रोसेस को, लेकिन ज़रा इसको समझते हैं अच्छे से। ये है हमारा लास्ट कंक्लूजन। ठीक है, ठीक है। अरे यार टेढ़ा हो गया, शिट। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 चलेगा। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो देखिए ये हमारा था फेज़ 1, ये था हमारा फेज़ 2, ये था हमारा फेज़ 3, ये था हमारा फेज़ 4, ये था हमारा फेज़ 5। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी रखूँगा, पता चला आधा टाइम इसी में ही लग गया। ठीक है, देखिए अब ये है ना आपके पास 27 मंथ्स। ठीक है, एंड चलिए अब सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग दी टाइम। ठीक है, ठीक है, फाइन फाइन, ठीक है। देखिए अब भाई जो हमने पूरी स्ट्रैटेजी देखी थी उसमें ये चीज़ें समझी हैं। देखो मेरा कंसेप्ट क्या है ना यार, देखो एक एस्पिरेंट जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है वो डायरेक्शन लेस होता है। देखो मैंने बताया है, आपने बहुत सारे एजुकेटर्स को देखा है, मेंटर्स को देखा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो इंसान खुद से भी एफर्ट डालेगा ना उसका निकलेगा एग्जाम। हाथ पकड़ के कौन आगे तक बढ़ा है कि नहीं है? तो आपको खुद से भी तो चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना कभी तो खुद से ही चलना पड़ेगा ना यार, सामने वाले के हम भरोसे नहीं रह सकते। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई फेज़ 1 में क्या करना है, कुछ नहीं। फेज़ 1 में आपने करना है PYQs, सिलेबस एंड NCERTs। ठीक है, इससे क्या होगा? ठीक है, मेरे को समझ में आ गया है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है यूपीएससी का। जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगा या कोई पर्टिकुलर बुक उठा के उसकी रीडिंग करूंगा तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात आती है फेज़ 2 में, जो हमारा सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा परेशानी हमको देते हैं वो है ऑप्शनल और कोर सब्जेक्ट्स। जिस इंसान के कोर सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल कवर हो गया, मैं मानता हूँ उसका एग्जाम ही निकल गया। दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा कि ठीक है जी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियो एंड मेरा ऑप्शनल OP1। ठीक है, अब उसके बाद फेज़ 3 में आप क्या करेंगे? भाई जाहिर सी बात है कि बैक टू बैक तो पॉसिबल नहीं है। अगर एक हम एस्पिरेंट का जो शेड्यूल है, रूटीन है, उसको ज़रा नज़र मारें, देखो यार इतनी आपने 8 महीने इतनी मेहनत करी है, उसके इमिडिएटली बाद अगर आप अगेन GS का सब्जेक्ट उठाओगे,
मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो बेटर है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। रिलैक्स करेंगे हम अपनी फेवरेट सब्जेक्ट से, जैसे कि एथिक्स। ठीक है, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, 250 मार्क्स का तो है ही, अच्छा खासा आपका जो रैंक है उसको पुश कर सकता है। और ख़ास बात क्या है, इसको पढ़ने बड़ा मज़ा आता है। आप पढ़ने बैठेंगे तो 10-15 दिन 20 दिन में अच्छे से आप एथिक्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े से करंट ओरिएंटेड हैं, इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कि गवर्नेंस हो गया, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, आईआर हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, आप उनको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पर आपको मौका मिलेगा मेंस के सब्जेक्ट्स कवर करने का। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आपको यहाँ मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई सोच रहा है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, जैन में मैं कवर कर, नहीं मिलेगा मौका फिर आपको प्रीलिम्स के बाद ही मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो देखो, अर्जेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे एनवायरनमेंट और साइंस एंड कवर करते तो उसके बाद आपके पास कोई पर्पज़ नहीं रहता इनको कवर करने का। आगे टाइम बढ़ता, बोलते यार पूरा मेरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड या फिर जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो तो प्रिपेयर हो गए हैं, ऐसे इन सब्जेक्ट्स को बाद में करूँगा, वो पर्पज़ नहीं रहता। तो बेटर है कि इनको यहाँ पे कवर किया जाए, और यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारे कोर हैं, ठीक है, उनको रिवाइज करें, और साथ में OP2 ऑप्शनल वाला जो है अपना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने अगेन जो बाकी सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे मैंने कहा था, ठीक है, कि हमारा अब जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ऑप्शनल का रिवीजन, GS कोर सब्जेक्ट्स का रिवीजन। ठीक है, और जो लास्ट में आता है, ठीक है, ये तो आपका है प्री ओरिएंटेड। ठीक है, जिसमें कि आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड PYQs को गो थ्रू करोगे। दैट्स इट। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर यहाँ पे। ठीक है, समराइज़ कर दिए चीज़ों को, वैसे तो आप समझ ही गए हैं, बट आई वॉन्टेड टू मेक दिस। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह कि देखो यार, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ आपको बोल दूँ, ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ही बोल रहा हूँ, जिसने इस फेज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, देखो ये जो फेज़ है ना, फेज़ वन आपको यहाँ मदद करेगा, यहाँ मदद करेगा, यहाँ मदद करेगा। फेज़ वन दिखने में शायद उतना वैल्यूएबल ना लगे, लेकिन वो जो 27 मंथ्स है ना, उसको होल्ड ऑन करेगा आपका फेज़ वन। और फेज़ टू है आपकी, एक कह सकते हो ब्रिज, ये ब्रिज के तौर पे काम करेगा। जिसने फेज़ टू को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वो मेरी अगली स्ट्रैटेजी का वेट करेगा। मैं नहीं चाहता कि जिसने इतनी मेहनत से इस वीडियो को देखा है, दोबारा उसको स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ी। ज़रूरत उन्हीं को पड़ेगी जो रेगुलर नहीं थे, जो कंसिस्टेंट नहीं थे, और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई आपने उनको फॉलो अगर नहीं किया है तो। ठीक है, तो बस इस तरीके से हैं। आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, एंड मैंने पूरी कोशिश करी हो सारी चीज़ें बताने की। अब देखो यार, बुक लिस्ट, रिसोर्सेज, अब आप लोग ऑलरेडी शायद किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, या कुछ ना कुछ आप कोर्सेज ले रहे होंगे, या फिर आपके खुद रिसोर्सेज होंगे ऑलरेडी सेट किए हुए। बुक लिस्ट पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, एंड बाकी आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। ठीक है, बाकी कुछ डाउट होता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू।